नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। और अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2019 का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंधी में स्थित है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है मानस नेशनल पार्क, दूसरा नामदफा नेशनल पार्क, तीसरा नेओरा घाटी नेशनल पार्क, चौथा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो आप लोग शिंदोद है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। 300 शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता। सीएए के तहत नागरिकता देने का काम शुरू हुआ। 14 शरणार्थियों को गृह सचिव ने सौंपे सर्टिफिकेट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर मुस्लिमों को दी जा रही है नागरिकता। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक दिन कहा, आज़ादी के समय किया गया था वादा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे पूरा किया। 31 दिसंबर 2014 के पहले आए धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो कानून है इसे तो वैसे तो 2019 में ही पारित कर दिया गया था, लेकिन बहुत से लोगों का विरोध होने के कारण इसे लागू नहीं किया गया था। लेकिन 11 मार्च को यह अधिसूचित हुआ है। इसमें क्या प्रावधान है, अगर उसके बारे में अगर हम देखें तो जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं, आपको पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये पूरा मुस्लिम समुदाय वाला देश है। इसमें भारी मात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बौद्ध, जैन, सिख, पारसी ये सभी लोग रहते हैं। इन्हीं लोगों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है कि इन्हें अगर ये लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं तो इन्हें नागरिकता दी जाएगी। वैसे तो नागरिकता देने का प्रावधान हमारे संविधान में यह है कि जो कोई भी विदेशी आदमी या भी कोई जो बाहर से आदमी जब तक वो 11 वर्ष भारत में रहेगा उसके बाद उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन इन लोगों के लिए अल्पसंख्यक जो हमारे पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक लोग हैं, इन्हें उस प्रावधान को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। यानी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं उसके बाद जो भारत में आए लोग उन्हें यह नागरिकता प्रदान की जाएगी। बाद में इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ। विरोध यह हुआ कि जो पाकिस्तान में मुस्लिम समुदाय है, फिर जो और तीनों देश में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया। बाद में इसका सरकार जवाब देते हुए कहती है कि इसमें जो मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें भारत में आने की मतलब कोई मनाही है। मतलब जो आरोप लगाया गया था कि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मतलब कुछ धर्म को बुलाया जा रहा है, किसी धर्म को नहीं बुलाया जा रहा, मतलब धर्म के नाम पर लोगों को बुलाया जा रहा, नागरिकता दी जा रही है। लेकिन सरकार ने इस पर जवाब दिया क्योंकि सरकार ने कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता खिलाफ नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे आप में महिला वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए ताकि वो भी आगे बढ़ के कोई मतलब आगे आके सरकार में हिस्सा लें। उसी तरह इन लोगों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए ताकि इन लोगों को भी नागरिकता प्रदान की जाए और ये भी लोग अपनी रोजी रोटी चला सकें। उसी पे लेके कुछ प्रावधान किए गए थे। अब इस नागरिकता के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह प्रक्रिया है डिजिटल तरह से, मतलब ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर के तब मतलब इसमें मतलब भारत की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। केंद्रीय बजट भी धर्म के आधार पर बांटना चाहती है कांग्रेस। मोदी ने नासिक और कल्याण में की रैली, मुंबई में मेगा रोड शो और कहा पीएम चुनने ताकतवर भारत बनाने के लिए कड़े और बड़े फैसले ले सकें। बाल साहेब ने कहा था कि जिस दिन मुझे लगेगा कि शिवसेना कांग्रेस में तब्दील हो गई मैं शिवसेना भंग कर दूंगा। अब देख रहे हैं कि वही राजनीति चल रही है, चुनाव चलेगा तो उसमें एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, फिर उसका जवाब भी देंगे। अब मोदी के ऊपर मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि धर्म के आधार पर देश बांटना चाहते हैं, तो उसी पे उन्होंने जवाब देकर कांग्रेस को यह जवाब दिया है। जो विपक्ष की पार्टी कांग्रेस ने उन्होंने लगाया था आरोप। संयुक्त राष्ट्र ने शुरू की कर्नल काले की मौत की जांच। पूर्व सेना अधिकारी का शव भारत लाने में जुटे भारतीय मिशन। थाने निवासी परिवार सदमे में, भारत ने जताया शोक।
अभी हाल ही में जो हमारे पूर्व भारतीय नौसैनिक थे वैभव अनिल काले, वो यूएनए के एक सदस्य थे, मतलब यूएनए के एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे और इन्होंने 2022 में भारत की भारतीय नौसेना से मतलब अपना इस्तीफा दे दिया था, मतलब रिटायर हो गए थे। उन्होंने बाद में जाके यूएनए में मतलब अपनी नौकरी ज्वाइन की। अभी एक हफ्ते पहले ही गए थे, लेकिन ये यूएनए से कहीं जा रहे थे तभी इसमें इनमें अटैक हुआ। लेकिन ये अटैक कौन किया, मतलब ये हमास किया या फिर इसराइल किया, इसका भी पूरा तरीके से जांच नहीं हुई, लेकिन इस पर यूएनए ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। वे आपको राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिलेंगी। शरणार्थियों ने नागरिकता के तौर पर पुनर्जन्म से खुश हुए हिंदू शरणार्थी बस्तियां। आदर्श नगर व मजनू का टीला बस्ती में रहने वाले 10 शरणार्थियों को मिले सीएए के तहत नागरिकता पाए शरणार्थियों का हुआ फूल मालाओं, नृत्य एवं मिठाइयों से स्वागत। बस्तियों में खुशी की लहर। अभी आपको इलेक्शन से जुड़ी पूरी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं पूरा राजनीति इसमें चलेगा। अब जब तक ये चुनाव का परिणाम आने आता 4 जून के बाद, तब तक ये पूरी यही खबरें रहेंगी। उसके बाद पता चलेगा कौन सी नई पार्टी की सरकार सत्ता पे आई है, उसके बाद क्या क्या प्रावधान किए गए, क्योंकि आपको पता है इस बार अंतिम बजट पेश किया गया, तो उसके बाद पूर्ण बजट भी पेश होगा। उसी भी लेके फिर जो खबरें होंगी वो आप लोग को दी जाएंगी। कभी राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र है इलाहाबाद की सियासी चुप्पी। आपको पता है पहले कभी देश की राजनीति की धुरी इलाहाबाद होता था, इसकी अब वो हवा में मतलब रकम तमाम नेता राजनीति के शिखर पर पहुंचे थे। यहाँ के जुड़ाव रखने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हुए थे। नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर आज़ाद, उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। और आपको अगर आप लोग इलाहाबाद में देखेंगे तो अभी भी इनकी जो कुछ स्मृतियां हैं, कुछ इनके जो कौन कौन सी इनकी बैठक हुई थी, तो उनके बारे में पूरी एक इतिहास लिखा है आनंद भवन में। तो अगर आप लोग कभी आए तो इसमें इलाहाबाद में देख सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे इन्होंने अपनी सरकार किए थे, कहाँ कहाँ संशोधन किए थे, कहाँ कहाँ इन्होंने कौन कौन से समझौते किए थे, उसके सारे विवरण दिया हुआ है। एक पंथ दो काज, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी। आपको पता है एक राष्ट्र एक चुनाव भी इसी से लेकर रिलेटेड है, वन नेशन वन इलेक्शन। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य तो की पीछे जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। आज का जो आर्टिकल लिखा हुआ है जो अमेरिका विश्वविद्यालय में इस समय बहुत से जो विश्वविद्यालय वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब उनका विरोध प्रदर्शन करने का यह है कि जो भी अमेरिका में इसराइल के लिए कुछ जो हथियार मतलब उनको इजराइल जो सेना को प्रदान किए जाते हैं उसे बंद किया जाए, और हमास का ये लोग समर्थन करते हैं। उसी पे लेकर ज़्यादा विरोध चल रहा है। कभी मार्क्सवाद की खतरनाक खुराक। अमेरिका विश्वविद्यालय में इस समय विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ हो रहा है उससे भारत को सतर्क रहना होगा। और इसका जो मुख्य बिंदु कोलंबिया यूनिवर्सिटी को इस प्रदर्शन के तहत मुख्य बिंदु बनी हुई है, और इसमें बहुत से शिक्षक भी उनका समर्थन कर रहे हैं जो छात्र इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरिस समझौते जैसे अहम प्लास्टिक संधि। बीते माह कनाडा की राजधानी ओटावा में प्लास्टिक संधि को लेकर चौथे दौर की वार्ता हुई। माना जा रहा है कि इस साल के अंत में इसके अंतिम मसौदे पर मुहर लग जाएगी। 2015 में पेरिस समझौते के बाद प्लास्टिक संधि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता मानी जा रही है। धरती की सेहत के दुश्मन बनकर उभरे प्लास्टिक कचरे को स्थायी समाधान नहीं किए गए तो आज उत्पन्न नया जहर हजारों साल तक समग्र परितंत्र को दुष्प्रभाव करता रहेगा। भारत में प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक साल 2019-20 में लगभग 34.7 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ है। देश में सबसे अधिक महाराष्ट्र और उसके बाद तमिलनाडु, गुजरात में यह प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ है। देश में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली 2021 में लागू की जा चुकी। इसके अंतर्गत 75 माइक्रोन से कम नए एवं रिसाइकिल्ड प्लास्टिक के बने कैरी बैग के उत्पादन, आयात, भंडार, वितरण, बिक्री और खपत पर रोक लगाई गई है। लेकिन फिर भी कचरा ज़्यादा से बढ़ता जा रहा है। चीन से भारत में ईवी बैटरी डंपिंग का खतरा बढ़ा। चीन से आयात होने वाली ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन
व्यक्ति और मेडिकल उपकरणों पर अमेरिका ने सीमा शुल्क बढ़ाया। विशेषज्ञ बोले, अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुआ ट्रेड वॉर भारत के लिए अवसर के साथ चुनौती भी। अमेरिका बाजार में भारतीय मेडिकल कंपनियों का निर्यात भी बढ़ने का आसार है और 75% हिस्सा चीन से आता है। भारत में कुल ईवी बैटरी का आयात और $22 करोड़ की ईवी बैटरी आयात की भारत ने 2023 में मांग की थी। अब यहाँ आपको पूरी अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। ब्लिंकन की यूक्रेन यात्रा के बीच रूस ने मार गिराई 10 मिसाइल। जो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने यूक्रेन की यात्रा में क्रीमिया को लक्षित एक बुधवार तगड़े की 10 मिसाइल दागी थी। आपको पता है यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। यूक्रेन के क्रीमिया को लक्षित कर काला सागर के ऊपर से दागी थी ये मिसाइल। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में यूक्रेन ड्रोनों को भी मार गिराने का किया है वादा। अभी ये आपको पता ही होगा कि काफ़ी समय से ये जो वार चल रहा है, इसका कब समाप्त होगा इसमें आप लोग को भी नहीं पता, ना ही हमें पता है। और ये कब तक समाप्त होगा इसका क्वेश्चन का है, लेकिन ये चल क्यों रहा है तो आपको मैंने पहले बताया। जो यूक्रेन है वो नाटो जो एक संधि संगठन है उसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन जो रूस है वो उसमें शामिल ना होने की वजह से ये युद्ध निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। और जो ये नाटो जो संगठन है ये अमेरिका द्वारा एक बनाया गया संगठन है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। अब आप लोग बताइए कि नाटो का जो नवीनतम मेंबर है वो कौन सा है। WHO ने टकेडा की डेंगू वैक्सीन का प्रयोग को दी मंजूरी। डेंगू से बचाव के 3 माह के अंतराल में लेनी होगी 2 खुराक। भारत में अनुमोदन के लिए दवा नियामक से बातचीत हुई जारी। यहाँ आपको पूरा खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी। देखना इसमें IPL चल रहा है, उसी पे 3 वर्ष बाद घरेलू प्रतियोगिता में नीरज ने जीता स्वर्ण पदक। आपको पता है इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। टोक्यो ओलंपिक के बाद फेडरेशन कप में खेलने उतरे थे नीरज। DP और मनु दूसरे स्थान पर रहे। यहाँ आपको परीक्षा के बारे में से जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। पहली दर्ज बांध आपदा में तबाह हो गए थे 4 अमेरिकी शहर। 1874 में आज ही अमेरिका में मिली नई बांध ढहने से 139 लोगों की हो गई थी मौत। वहीं 1 घंटे के भीतर मैसाचुसेट्स के 4 शहर को सफाया हो गया था। इतिहास में पहली दर्ज की गई बांध आपदा है। निर्माण के खराब सामग्री के उपयोग की तरह से यह हादसा हुआ था। फिल्मी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में आज ही कैलिफोर्निया के करीब 250 लोगों के लिए आयोजित एक रात्रि भोज में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ने पहला ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया था। एकेडमी का गठन 1927 में फिल्म उद्योग की उन्नति के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में किया गया था। और पहला जो ऑस्कर अवार्ड भारतीय ऑस्कर अवार्ड जिन्हें प्राप्त करने वाली भानु अथैया थी। और ऑस्कर अवार्ड की जो इस बार 2024 में इसका क्रम 96 ऑस्कर अवार्ड का क्रम है और फिल्म ओपेनहाइमर को यह अवार्ड इस बार दिया गया है। नैनो तकनीकों से होगा ब्लड कैंसर का सस्ता इलाज। WHO के प्रोफेसर की अहम भूमिका। 8000 की दवा 200 रुपये में तैयार करने का दावा। लिसिया के पौधे से तैयार किए गए एनास्ट्रॉइको सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। कान फिल्म महोत्सव में नए नाम के साथ खुला इंडियन पेवेलियन। कांस फिल्म फेस्टिवल यह फ्रांस में आयोजित हुआ है। इसका 77 क्रम है। भारत पहली बार यहाँ पर अपना भारत पर्व मनाएगा। भारत अपना वहाँ पर पेवेलियन स्थापित करेगा, मतलब भारत वहाँ पर अपना भी भारत का इस बार स्टैंड होने वाला है। इससे डिज़ाइन करने वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद है। और जो इस बार पेवेलियन की जो थीम है, पेवेलियन की थीम जो भारत की वो द सूत्रधार है। इसका मतलब होता है क्रिएटेड इन इंडिया, यानी भारत में निर्माण करें। इधर आपको पूरी मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अगर इंटरेस्ट हो पढ़िए, ना तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो आइए हम लोग उसका विश्लेषण देख लेते हैं। अल्पाइन वन
2500 से 3500 मीटर के बीच की ऊंचाई पर स्थित है। समशीतोष्ण क्षेत्र मुख्य रूप से उत्कृष्ट उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र के बीच स्थित है। समशीतोष्ण क्षेत्र चौड़ी पत्ती और शंकुधारी वन की विशेषता है। ओक, मेधाव, रोडेड्रोन और वर्ष समशीतोष्ण के क्षेत्र के वन हैं। और फूलों की घाटी नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, यह समुद्र तल से लगभग 3352 से 3658 मीटर की ऊंचाई पर पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंधीय बांध स्थित है। यह उत्तराखंड में स्थित है। तो ये भी आप लोग जानते रहिए। अब हम लोग देखते हैं जो मानस नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है। तो ये असम में स्थित है और एक विश्व धरोहर स्थल भी है मानस नेशनल पार्क। तो इसे भी आप लोग याद रखिए, ये विश्व धरोहर में शामिल है। और जो ये नेओरा घाटी नेशनल पार्क है इसके बारे में हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।